बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की तारीख का एक बहुत ही बदतरीन दिन था। आज तमाम दिन पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो है वो आंसू गैस के बादल छाए रहे और सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो इस आंसू गैस की जद में रहीं, लाठी चार्ज होता रहा और इसके अलावा गिरफ्तारियां भी हुई। तो इस्लामाबाद जो है वो एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इस्लामाबाद को ये मैदान जंग किसने बनाया? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने खुद 2014 में 126 दिन तक धरना दिया और 126 दिन के धरने के दौरान उस जमात ने खुद भी आंसू गैस का सामना किया। अब वो जमात हुकूमत में है और वो जमात जो है उसने आज सरकारी मुलाजमीन को ये राइट नहीं दिया कि वो अपना पुरअमन मुजाहरा कर सकें। हालांकि इमरान खान साहब खुद आईन पाकिस्तान का हवाला दिया करते थे। वो कहते थे कि आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 16 है उसमें यह कहा गया है कि अमन आमा के मुफाद में कानून आयद करदा पाबंदियों के ताबे हर शहरी को पुरअमन तौर पर और असला के बगैर जमा होने का हक हासिल है। तो ये आईन पाकिस्तान है जिसका हवाला खुद इमरान खान साहब दिया करते थे और इसके अलावा वो कुछ और भी कहते थे। जरा सुने वो क्या कहते थे। आपको आईन इजाजत देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। सारे यूरोप में होता है, सारी डेमोक्रेसीज में ये होता है। पुरअमन एहतजाज हमें नहीं करने देंगे तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है? पहले तो ये जमहूरियत है या नहीं है? जमहूरियत में हमारा हक है। अगर ये रोकेंगे उसके बाद जो भी रद्द अमल आएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी और रद्द अमल आएगा। अगर इन्होंने किसी को पकड़ा, मेरे कारकुन को, मैं खुद पुलिस के थाने के बाहर पहुंच जाऊँ। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, ये जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है? ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए और इसके लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है नवाज जवान साहब को, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और इस्लामाबाद से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं। और इसके अलावा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वैसे तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब को हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लानी थी, लेकिन अली नवाज जवान साहब आ गए, लेकिन आंसू गैस की वजह से रांझा साहब नहीं आए। पूछेंगे उनसे कि क्या आंसू गैस इतनी ही शदीद थी कि वो तशरीफ़ नहीं ला सके। अली नवाज जवान साहब, आपने इस्लामाबाद में जो पिम्स के मुलाजमीन हैं उनका मसला हल करा दिया है, ये मसला आप हल नहीं करवा सके, ये मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन इससे पहले हम आपको उस जगह पे ले चलते हैं जहां अभी तक थोड़ी बहुत झड़पें हो रही हैं और अभी तक पुलिस जो है वहां पे आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। वहां पर हमारी नुमाइंदा राशिदा शुएब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिदा साहबा। वालेकुम सलाम जी मीर साहब। राशिदा, ये बताइए कि आज आपने तमाम दिन ये जो इस्लामाबाद में आंसू गैस की शेलिंग होती रही, लाठी चार्ज होता रहा, आप तमाम दिन इसको कवर करती नहीं, इसको आपने देखा। तो ये बताइए कि आपने खुद भी पहले भी आपने आंसू गैस का मजा चखा है। आज की जो आंसू गैस थी और जो पहले की आंसू गैस है, कोई इसमें फर्क आपको नजर आया? जी मीर साहब, आज हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर पुलिस ने जो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जिस आंसू गैस का इस्तेमाल किया है वो इतनी ख़तरनाक, इतनी जहरीली थी कि इस्लामाबाद की तारीख में हमने इससे पहले फ़िज़ा में इतनी जहरीली गैस महसूस नहीं की। क्योंकि ये जो शेल था, ये मैं आपको दिखाऊं, ये एक्सपायर्ड है, इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। ये 2016 में ये आंसू गैस का ये शेल बना था और ये 4 साल में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इसके बावजूद ये वाला शेल जो है आज उन मुजाहिरीन के ऊपर इस्तेमाल किया गया जो बड़े पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में आए थे और अभी भी ये बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जिना एवेन्यू भरी हुई है सरकारी मुलाजमीन से और ये अपने मुतालबात की मंजूरी तक ये यहीं पर हैं। बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं जो मरकज़ी सदर हैं एगीगा तंजीम के जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि क्या वजह है आपके मुतालबात मंजूर नहीं हुए और पुलिस ने इतना सख्त बर्ताव क्यों किया जबकि आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम पुरअमन तौर पे इस्लामाबाद में आए। पहले हुकूमत ने हमारे काफिलों को रोकने की कोशिश की। पेशावर का काफिला अभी तक हमारा KPK का नहीं पहुंच सका, बंद है मोटरवे पे। इसी तरह पिंडी के लोगों को, पंजाब के लोगों को नहीं आने दिया, लेकिन उसके बावजूद लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे। सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को इन्होंने अंदर बंद कर दिया और उनको अंदर बंद करके बाहर से ताले लगा दिए। इन्होंने लाठी चार्ज भी किया, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए। आंसू गैस के ये शेल जो इस्तेमाल किए हैं ये एक्सपायर्ड थे। हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर थी, हमारे साथ फीमेल टीचर थी, उनको बुरी तरह ये जो शेल का धुआं लगा है और वो बेहोश भी हुई हैं। और इसकी बड़ी वजह
इसकी बड़ी राशिदा ये बताइए इनके मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए? ये बताइएगा आपके मुतालबात की मंजूरी के दरमियान में रुकावट कौन है? जी, हमारी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो हमारे मुज़ाकरात जिसकी वजह से नाकाम हुए, उस दिन सोमवार वाले दिन भी उसने ऐलान किया था कि मैं आपको धरना नहीं करने दूंगा और मैं मर्द और ख़वातीन सबको उठा दूंगा। इंतहाई जो उनकी लैंग्वेज थी वो रफ थी और उसकी वजह से वहाँ उस दिन बाइकाट हुआ। हालांकि हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात। आपका अगला लाहे अमल क्या है? जी, हम धरना देंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते और नोटिफिकेशन जारी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया राशिदा शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अली नवाज जवान साहब, अब आपने ये बात उनकी सुन ली है कि शेख रशीद साहब इसमें रुकावट थे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप इस्लामाबाद के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं, आपने पिम्स के मुलाजमीन का मसला हल करा दिया। वो यहाँ पर रोज़ाना मुजाहरा करते थे, हम उनके मुजाहरे को कवर करते थे। ये सरकारी मुलाजमीन का मामला आप क्यों नहीं तय करवा सके और आपने ये इस्लामाबाद को मैदान जंग क्यों बना दिया आज? शुक्रिया हामिद भाई। देखें, सबसे पहले जो आज हुआ वो बड़ा गलत नहीं होना चाहिए। मैं एक सरकारी मुलाजिम का बेटा हूँ, मेरी बहन अभी एक सरकारी मुलाजिम है। मैं अंडरस्टैंड जो तकलीफ से गुजर रहे हैं सरकारी मुलाजिम, और वो बड़ी जायज़ बात कर रहे हैं, कोई नाजायज़ बात भी नहीं कर रहे। असल में पिम्स के साथ जो आपने बात की, आपने देखा वो पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे, वो आते थे प्रोटेस्ट करते थे चले जाए, हमने उनको इंगेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो गया। इनके साथ भी बहुत एंगेजमेंट्स हुई हैं, ये नहीं कि नहीं एंगेजमेंट्स हुई हैं। ये आज से एहतजाज नहीं करे, पिछले 6 महीने से एहतजाज कर रहे हैं और फिर 2 या मंडे वाले दिन काफ़ी हद तक मामलात हल हो गए थे, जिसमें यह था कि हम गवर्नमेंट ये कह रही थी 24 से 25% अलाउंस वो देने को तैयार थी, उसका नोटिफिकेशन करने को तैयार थी ग्रेड 1 से 16 तक। फिर ये बात टारगेट थोड़ा मूव हो गया और वो फिर 22 ग्रेड तक चले गए। सर हमीद भाई, आप बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस भी होती हैं। देखें, इस वक्त जो बजट के ऊपर 470 अरब रुपए का जो तनख्वाहें जाती हैं वो 470 अरब रुपए की साल की जाती हैं, और दूसरा 475 अरब रुपए की पेंशन है जो हमने देनी है। और हमारे कोविड की वजह से जो आपकी रेवेन्यू जनरेशन है वो काफ़ी हिट हुई हैं, आपके सामने ही है। पहले फाइनेंशियल टर्मोइल था, वो हमने कवर किया, फिर कोविड आ गया। हम चाहते हैं, देखिए खान साहब तो वो लीडर हैं, देखिए कोविड के अंदर 1 करोड़ 44 लाख ख़ानदान को कितने 160 अरब से ज़्यादा पैसे घर तक पहुंचाए हैं। अखुवत में जो हमारे डिसेबल हैं वो सारी बात ठीक है। अब देखिए, हम कोशिश यही कर, ये बताया कि आपने अगर पिम्स का मसला हल करा दिया तो इनका मसला क्यों नहीं हल? मैं यही तो कह रहा हूं हमीद भाई, ऑलरेडी हो चुका हुआ था 3 दिन पहले। आपको भी ये चीज पता है कि गवर्नमेंट कह चुकी थी कि 25% तक, 24 से 25 तक उनके लीडर ने भी आपको खुद बताया कि उस मीटिंग में, मंडे वाली मीटिंग में शेख रशीद ने इनको धमकी दी कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं आने दूंगा। इसका ये मतलब कोई पर्सनल चीज हो गई ना, फिर जो मुतालबात से ऊपर चली गई चीज। ये कह रहे हैं, अगर मैं इनकी ये बात मानूं कि हमारे मुतालबात तो गवर्नमेंट ने मान लिए थे, पर शेख रशीद साहब की जबान ठीक नहीं थी, उन्होंने जो एटीट्यूड था वो रहा, उसके खिलाफ फिर एहतजाज होना चाहिए। फिर ये वाले मुतालबात तो वापस हो जाने चाहिए। जो कुछ आज हुआ है ये जमहूरियत में होता है या डिक्टेटरशिप में होता है? सर देखें, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज से एहतजाज नहीं हो रहा, 6 महीने से हो रहा है, और इवन कोविड के अंदर भी हुआ था, हमने इनको उस वक्त भी एंगेज किया था। फिर मैं ये कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज इंशाअल्लाह रात तक ये मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा। और उनके जो जायज मुतालबात वो पहले भी माने जा चुके थे, इंशाअल्लाह जो नोटिफिकेशन वाली चीज़ है वो भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी, मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, ये बताइए कि आज आपकी लीडरशिप जो है, पार्टी की लीडरशिप, उसने इन मुलाजमीन के साथ इज़हार यकजहती तो किया है, लेकिन इज़हार यकजहती सिर्फ ट्विटर पर हो रहा है। आप भी हमारे साथ स्काइप पे ज्वाइन किया। आप देखें, अली नवाज जवान साहब का ताल्लुक हुकूमत से है, वो यहाँ पे आ गए हैं, आप क्यों नहीं आए? देखिए हामिद साहब, आपको ये तो मालूम है कि रास्ते सारे बंद हैं, जिस तरह के भी ये खुद बता रहे थे मुलाजमीन के नुमाइंदे। तो अगर मैं रास्ते के बीच में ही खड़ा रहता और आपको ये स्काइप की सहूलत मुझे और आपको मुयसर ना होती तो ये उससे भी ज्यादा बुरा होना था। तो मैंने कहा कि मैं रिस्क ना लूं। ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि हम आंसू गैस और इन चीजों को आज से नहीं, मैं तो खैर बचपन से देखता आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर वुकला की मूवमेंट में तो मैंने अपने हाथों से ये शैल उठा उठा के इसी शराय दस्तूर के ऊपर हमने सब कुछ जो कुछ देखा, आपने भी देखा कि हमें शैल मारे जाते थे। उस वुकला की मूवमेंट में मैंने अली नवाज जवान को देखा था, ये बाहर इनको देखा था मैंने, इनका सर भी फटा था उसमें। तो बहरहाल एक अफसोसनाक चीज है, और मैं समझता हूँ कि टोटली गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। और अगर एक बंदे की देखें, आप मॉब की मेंटालिटी होती है, आप उसे मॉब से जिद नहीं लगाते। आप कभी मॉब से अड़ते नहीं हैं, क्योंकि मॉब में एक बंदा भी उठ के आपकी बात से अगर इख्तलाफ कर दे तो कोई पता नहीं मॉब पूरे का पूरा आपसे इख्तलाफ कर दे।
तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने शेख रशीद साहब इतनी दफा इलेक्ट होने वाले बंदे जो हैं, वो अगर ये कुछ उनको इतनी तरबियत नहीं है सियासी कि वो इनको इस तरीके से हैंडल करते कि अगर 25-26% पे बात आ गई थी और 40% डिमांड कर रहे थे, तो मेरे तो ख्याल से ये बात खत्म होने वाली थी। क्या 15% का फर्क रह गया था? तो वहां पे अगर अपनी गुफ्तगू को जरा कंट्रोल कर लेते, रिस्ट्रेन कर लेते अपने आप को और ऐसी तड़ी ना लगाते, क्योंकि आपको पता तो है कि शेख रशीद साहब खुद कहते थे जला दो, मार दो, तबाह कर दो, उखाड़ दो। एक इन्होंने ननकाना में बड़ी मशहूर तकरीर की थी धरने के दौरान। तो ये शेख रशीद साहब का मकाफाते अमल भी है, वो चीजें अब अच्छा, इनके ये सामने भी आ रही एक सवाल है और आपको राजा साहब, एक बर्दाश्त सवाल करें। है। सवाल ये है कि आपने भी 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। पहले आपने फैजाबाद आना है, फिर आपने आपरा चौक आना है, फिर आप आगे भी आएंगे। शेख रशीद साहब ने अगर आपके साथ भी यही कुछ किया जो उन्होंने आज सरकारी मुलाजमीन के साथ किया है, तो किस तरह आप पहुंच जाएंगे यहाँ डी-चौ तक? देखिए, हम तो पुरअमन तरीके से आएंगे। हम कोई इस तरह का नहीं काम करेंगे कि सरकारी तनसीबात को या गैर सरकारी तनसीबात को किसी किस्म का पब्लिक को नुकसान पहुंचाए। हमारा एक जमहूरी हक है। ये मुलाजमीन भी आइन के पुरअमन नीचे थे। रहते हैं। आपका क्या ख्याल है, ये मुलाजमीन जो है तोड़फोड़ कर रहे थे, ये भी पुरअमन थे? नहीं, मैं आपको जरा इब्तिदा में बयान कर रहा हूं कि कल ये बात ना हो कि जी हम एग्रेसिव थे और हुकूमत जो थी वो एग्रेसिव नहीं थी। मैं अपनी नीयत वाज़ेह कर रहा हूं कि हमारी नीयत ये है कि हम अच्छा। पुरअमन तरीके से आएंगे, लेकिन अगर हुकूमत ने रुकावट खड़ी की तो फिर बिल्कुल हुकूमत का मुकाबला करेंगे। हमें आइन और कानून इस चीज की इजाजत देता है, हम बिल्कुल आगे आएंगे और जहां तक हमारा हुआ हम उस तरीके से वहां तक आएंगे। और मैं समझता हूं कि शेख रशीद साहब को इस सारे मामले का इल्म है। वो इस दफा वो हिकमत अमली नहीं अपनाएंगे। अभी भी गलत किया जो अपनाई है, ऑपोजिशन जमातों से करेंगे तो पूरी पाकिस्तान की जमातें होंगी, हर जमात का कारकुन होगा जिसमें हर किस्म के लोग होंगे, और हम उन्हें कहेंगे ऐसी जगह से, ऐसी चीज से इज्तनाब करें जिसकी वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो और किसी की जान को देख के नुकसान। मुझे तो ये लग रहा है 26 वाला ये डिले कर देंगे। डिले कर देंगे? हाँ, आंसू गैस चल रही, वो आंसू गैस में तो आते ही नहीं है ना। नहीं, स्काइप पे एहतजाज करेंगे। अच्छा, स्काइप पे एहतजाज। वो स्काइप पे कर सकते हैं एहतजाज। लेकिन आप ये बताएं ना कि आपने 126 दिन का धरना दिया था, आप पे भी आंसू गैस चली थी। बहुत शदीद। ठीक है, पे एक दफा तो नहीं चली, पूरी चीफ जस्टिस मूवमेंट में चली, वो ठीक उसके है। बाद पीपल्स पार्टी के दौर में चली, जब हम चीफ जाते थे जस्टिस आसाद की होते थे। मूवमेंट जो है वो उस वक्त तो मुशर्रफ का दौर था ना। उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले दौर में आपको याद होगा जब उनको हम बहाल कराने का चल रहा था, उस वक्त भी बहुत चली थी। तो ये मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि 126 दिन का धरना देने वाली जमात के दौर में जब आज ये आंसू गैस चलती है और शेख रशीद वजीर दाखिला होता है, ऐसा लगता है ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं है? सर, मैंने इसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें परवेज खटक साहब थे, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब थे, जिसमें असद उमर साहब थे, और उनको इंगेज कर लिया गया था। हामिद भाई, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मंडे वाले दिन मेरे ख्याल में रात में ये निगोसिएशंस जो हुई हैं उनके साथ, वो कामयाब हो गई थी। उसके बाद थोड़ा टारगेट मूव हुआ। पहले वो एक ग्रेड 1 से लेके 16 तक थे, और फिर वो 16 से 22 तक गए, और उसके बाद प्रोविंसेस को डाल दिया गया। 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविंसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी पंजाब में गवर्नमेंट है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा में सर, गवर्नमेंट है, जो आपकी लिमिटेशन बलूचिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट की है। हैं वो पंजाब की हैं, जो केपीके की हैं वो केपीके की हैं। मैं आपको फेडरल मजबूरी बता रहा हूँ कि 475 अरब रुपए का हमारा सालाना तनख्वाहों का बजट है, 470 अरब रुपए का पेंशन का बजट है। आपकी जो रेवेन्यूज कलेक्शन है वो कोविड और फाइनेंशियल टर्मोइल की वजह से ऊपर तो गए हैं, पर उस तरह नहीं गए हैं। तो आपने कहीं ना कहीं से गुंजाइश तो पैदा करनी है। हम कह रहे हैं 116 तक तो हम गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, पर 16 से 22 तक की जो गुंजाइश है वो हम बेर ही नहीं कर सकते, जो हमारे माशी तो हालात फिर आप हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि आज रात को मसला हल हो जाएगा? देखिए, फिर 1 से 16 तक हम इनको दोबारा यही बात कर रहे हैं कि 1 से 16 तक जो आपने हमारे सामने जो बात की थी और जिसपे आप एग्री हो गए थे, 24 से 25% जो अलाउंस था, हम उसी चीज के ऊपर दोबारा खड़े हैं। आप नोटिफिकेशन की बात करें, वो आज ही नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। जो उससे ऊपर है वो आपने गवर्नमेंट की मजबूरी भी समझने। ये सारे वो लोग हैं जो हिस्सा हैं, जो सरकार का हिस्सा है, दे अंडरस्टैंड। कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में काम करता है, कोई सीडीए में काम करता है, कोई कहीं, इनको भी वो हालात पता है, इनको भी हुकूमत की मजबूरी समझनी चाहिए। और एक चीज, जैसे ही हालात बेहतर होंगे, ये याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो आदमी है जो तो चाहता है जो हमारे मिडिल क्लास है, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, उसको वो ऊपर लेके आए। अच्छा। पर जैसे ही हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, अब एक और इशू है जी, अब उस पर आ जाते हैं। पहले हमने इमरान खान साहब का आपको सुनाया 2016 का, अब हम आपको एक क्लिप सुनाते हैं। आज का क्लिप है, और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज एक बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास वो जो वीडियो आई है हॉर्स ट्रेडिंग की, अगर ये मेरे पास पहले वीडियो होती तो मैं तो इसको वीडियो को कोर्ट में ले जाता। सुने उन्होंने आज क्या कहा है। और ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास थी, मेरे पास अगर ये वीडियो होती
तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही खत्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। अच्छा, अब ये जो आज इमरान खान साहब ने बात की है कि मेरे पास तो वीडियो ही मौजूद नहीं थी, 29 अप्रैल 2018 को इमरान खान साहब ने क्या कहा था, उस वक्त ये ऑपोजिशन में थे, जरा सुने। इस पार्लियामेंटेरियंस को हमने निकाला है, और मैं वो पार्लियामेंटेरियंस अगर आप ये देख रहे हो जिनको मैंने निकाला है, मेरा एक छोटा सा पैगाम है आपके लिए। कईयों ने कुरान पे हाथ रख लिया है, कई कहते हैं जी हमने हमारा पर गलत हो गया। ये मेरी बड़े गौर से बात सुन लो, हमें पता तो पहले चल गया था, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं पता चलवाया कि एक एक नाम ने वाकई पैसे लिए, मैंने अनाउंस नहीं किया। आप में से अगर किसी को शक है, हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो है, आप नोट गिनते हुए। तो इमरान खान साहब ने 29 अप्रैल 2018 को अपने एमपीएस को कहा था कि आओ मेरे पास वीडियो है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम नोट गिन रहे हो। और आज इमरान खान साहब 10 फरवरी 2021 को कह रहे हैं कि मेरे पास तो वीडियो ही नहीं थी। जनाब अली नवाज अवान साहब, क्या ये यू टर्न नहीं है? अच्छा हामिद भाई, आप मुझे एक चीज़ बताएं, क्या बहस इस चीज़ पे इस वक्त होनी चाहिए कि वीडियो थी कि नहीं थी? क्या बहस इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए कि वो उस बंदे को कल क्यों इस्तीफ़ा लिया गया, पहले क्यों नहीं लिया गया, या उसको पहले टिकट क्यों दी? या बहस इस चीज़ पे होनी चाहिए कि सेनेट के अंदर मंडी लगती है कि नहीं लगती, और उसको रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए? क्या ये जमहूरियत के लिए अच्छा है कि जमहूरियत के लिए बुरा है? बहस इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूं कि बहस इस पे होनी चाहिए कि हार्स ट्रेडिंग ना हो, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने आज एक बात कही है जो उनके 2 साल पहले के बयान की नफी कर रही है। सर नफी, हामिद भाई आपको भी ये पता है सारी चीज़ों का, आप मुझसे ज़्यादा आपकी इस चीज़ के ऊपर नज़र है कि हालात क्या थे, उनको पता कि चला कैसे चला, ये भी सारी चीज़ें आपको पता है। और इस चीज़ पे तो आप खड़े हैं ना कि खान साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इस सेनेट के इलेक्शन में मंडी लगी थी, तरीके इंसाफ के, पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के, इन लोगों ने वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। अब देखिए बहस क्या है कि 6 एमपीज के साथ 2 सेनेटर कैसे बने? अच्छा, ये सवाल जो आपने किया, एक मिनट, ये सवाल बनता है पीपल्स पार्टी से। हमारे साथ मौजूद है जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, और उनसे बात करते हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइए कि आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, पीपल्स पार्टी के 6 एमपीएस थे, 6 एमपीएस के साथ 2 सेनेटर कैसे बना लिए 2018 में, और तीसरा 2 वोटों से रह गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिद साहब आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले अली नवाज साहब से ये कहें कि देखिए 6 एमपीएस नहीं थे, आप अपोजिशन एमपीएस की तादाद देखें कि अपोजिशन एमपीएस की कितनी तादाद थी। हमारे जो 2 एमपीएस बने हैं उसमें बैरमन तंगी साहब हैं और रुबीना खालिद साहब हैं। उनके ज़रा एसेट्स चेक कर लें कि उनके एसेट्स क्या हैं। बैरमन तंगी साहब आज भी मेरे ख्याल में 8 मरले घर में रहते हैं। रुबीना खालिद साहब, ये दोनों हमारे पार्टी के पुराने वर्कर हैं, ठीक है। इन्होंने फैसल भट्ट की गालिबन बात की। फैसल भट्ट अगर हम पैसे पे वोट खरीदते तो फैसल भट्ट सबसे पहले जो है वो हमारा सेंटर बन जाता। वो तो जो है फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो हार गया इलेक्शन। लेकिन सवाल ये देखें, खातून की सीट पे हमने अपोजिशन का ऐलान किया था, हमें वहाँ पे वोट मिले थे। फिर हमारे जो पीएस थे केपी में अपोजिशन के, हमारा जो इत्तेहाद हुआ था, हमें फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटीज के पॉइंट्स होते हैं, एक टेक्निकल होती है, उससे हमारे होते। अब जब आपने वज़ीर आज़म साहब की एक वीडियो चलाई कि उन्होंने 3 साल पहले कहा था कि मैंने दी, अब आपने तो कुर्बानी दे दी अपने लॉ मिनिस्टर की, लेकिन आपका अपना एमपीए 3 साल पहले कह रहा था कि हमें परवेज़ खटक साहब ने स्पीकर घर में पैसे दिए। तो क्या आपने परवेज़ खटक साहब से और स्पीकर से इस्तीफे का मुतालबा किया है कि इंक्वायरी तक आप इस्तीफा दें, अपने आप को क्लियर करें, फिर वापस आएँ? आज हम मुतालबा करते हैं कि परवेज़ खटक और असद कैसर इस्तीफा दे, इंक्वायरी एक प्रॉपर इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके बाद अगर वो क्लियर होते हैं तो उसके बाद अपनी सीटों पर संभालें। वरना आप देखिए कि दोनों ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं
एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, दूसरे के पास पाकिस्तान का डिफेंस का मिनिस्टर है। आज आपका डिफेंस जो है एक ऐसे शख्स पे जिस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। उनके अपने एमपीए ने कहा है कि हमें परवेज खटक ने अपने सेंटर से पैसे लेके दिए, और कल भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, और आपके चैनल को उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जो इनके उबैदुल्ला मयार साहब थे कि हमें ये चीज़ हुई है। हम नहीं कह रहे, अपोजिशन नहीं कह रही, आज आप उसको क्लियर करें। आप तो 3 साल पहले वीडियो देखी थी, आपने उस शख्स को लॉ मिनिस्टर बना दिया जो QWP में था। अच्छा, और अपने जो 2 आपके बंदे हैं, तो ये पाकिस्तान, देखिए इंसाफ की हुकूमत है, एक पाकिस्तान की हुकूमत है। जो माजी में आप हमें सिखाते थे, आज आप दोनों से इस्तीफे ले, वो क्लियर हो, उसके बाद अपनी सीटों पर बैठे। अच्छा, आपने एक सवाल उठाया, इस पे बात करते हैं अली नवाज अवान साहब से और मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब से भी वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पार्लियामेंट हाउस के सामने जो डी चौक है, यहाँ पर दोबारा मुजाहरा शुरू हो चुका है और मुजाहरीन जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और सरकारी मुलाजमीन के जो नुमाइंदे हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि वक्फे से पहले अली नवाज अवान साहब बता रहे थे कि उनको उम्मीद है कि आज रात को ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह करे मसला हल हो जाए। लेकिन वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे वीडियो स्कैंडल पर। ये बताइए मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब के मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब जो हैं वो हमारे साथ अब मौजूद नहीं हैं। अली नवाज अवान साहब, ये बताइए कि वीडियो ये जो असद कैसर साहब हैं वो कह रहे हैं वीडियो में दिखाई जाने वाली जगह स्पीकर हाउस पेशावर है, ना मेरा इस मामले से कोई लेना देना है। और 2018 में चेयरमैन इमरान खान ने बताया कि इस तरह का लेन देन हुआ है और सारी पार्टी का फैसला था कि इन मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो अब कह रहे हैं, कुंडी साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि इस्तीफ़ा दें, पहले स्पीकर साहब भी इस्तीफ़ा दें और परवेज़ खटक साहब भी इस्तीफ़ा दें। देखें, इस वजह से हम सियासतदान बदनाम होते हैं। और देखें, जब मसला हो ना, वह एडमिट करना चाहिए। देखें, इससे आप बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। अब मुझे बताएं इसकी क्या लॉजिक है हामिद भाई कि आपके 6 MPs हैं, 2 सेनेटर बन गए और 1 फैसल सखी भट्ट 2 वोटों से रह गए। इसका ये मतलब हुआ लगभग 30 के करीब वोट पड़े होंगे उनको, लगभग। वो कह रहे हैं हमने ऑपोजिशन के साथ अलायंस किया हुआ था जी, अपोजिशन की जो बाकी फिर किस तरह बन गए। इसका ये मतलब हुआ कि जो शेरपौर साहब की पार्टी थी उन्होंने अपने बंदे इलेक्ट नहीं कराए, उन्होंने पीपल्स पार्टी के कराए। जमात इस्लामी ने अपने नहीं इलेक्ट कराए, इनके कराए। मुश्ताक अहमद खान साहब बने ना सेनेटर जमात इस्लामी के। बात तो सुने, मैं जो वो बात करें मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर ये इस बात को मान लिया जाए लेट्स सपोज, तो क्या इससे जमहूरियत मजबूत हो रही है कि मुश्किल में जा रही है? हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे बढ़ना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि भाईजान आए लेजिस्लेशन करते हैं, आए इसके मंडी को खत्म करते हैं, ये जो बदनमा दगाग है हमारे माथों पे उसको दूर करते हैं और जमहूरियत से आगे जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि ओके पैसे उसने दिए, पैसे इसने दिए, वीडियो गलत है, वीडियो जाली है, हमारे सेनेटर बड़े बाज़मीर लोगों ने हमें वोट दे के हमारे 2 सेनेटर बना दिए जहां हमारी 6 सीटें थी। तो मुझे बताएं कि कल हमारी इस चीज से नेकनामी होगी कि बदनामी होगी? भाईजान मसला ये हामिद भाई कि हमने बड़ा होके निकलना है। अगर हम इन्हीं चीजों में फंसे रहे कि भाईजान कि जिस तरह पिछले 60 साल से पाकिस्तान चल रहा है, सर अगले जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन हामिद भाई अगले दिन आपने हमें फिर बिठाया होगा, आप हमसे यही सवाल कर रहे होंगे कि हम जब कह रहे थे कि मंडी लगती है, ये साबित हो गया मंडी लगती है। अच्छा, ये बताइए जी, अब कुंडी साहब इसका क्या जवाब है कि ये कह रहे हैं, अली नवाज अवान साहब कह रहे हैं कि ये आपने जो एक जवाब पेश किया कि इस जवाब की वजह से हमारे 2 सेनेटर बने और फैसल सखी भट्ट साहब जो हैं वो 2 वोटों से रह गए, ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आपके पास सबूत क्या है कि आपका अपोजिशन की बाकी पार्टियों के साथ कोई अलायंस था? देखिए हामिद मीर साहब, इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है। आज ये हमारे साथ बैठ जाए, इसके ऊपर हम डिबेट कर लेते हैं और इनको बताते हैं कि क्या सेनेट में क्या फार्मूला होता है, पॉइंट्स होते हैं सेनेट में, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स की बिना पर आप वो करते हैं कि आपके वोट पूरे हो जाते हैं, फिर ट्रांसफर होते हैं, ये चीज़ होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा ये कहते हैं ना, अब देखें, अब इनकी जब बारी आई ना, जब असद कैसर और परवेज खटक की बात आ गई तो कहते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसे बढ़ना चाहिए। देखें, आप ही हामिद मीर साहब, आपको भी पता है जब हमारी हुकूमत थी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, हमारे जब सेनेट का इलेक्शन आया तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने सब पार्टियों को बिठाया, हुकूमत और अपोजिशन के इत्तेहादियों को भी, और हुकूमत के इत्तेहादियों को भी और अपोजिशन को बिठाया कि आपकी ये सीटें बनती हैं, हम आपस में नहीं लड़ते हैं और अपने अपनी सीटें आप ले लें, और हमने बिला मुकाबला मेजॉरिटी सीटें, आपको याद होगा कि हमने बनाई थी। ये होती हैं बैठने की। जो शख्स कश्मीर के इशू पे आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, बर्निंग इशू है, आवाम का इशू है, आप मुझे बताएं कि जब कश्मीर का इशू आया था तो एक शख्स मौजूद नहीं था, उसका नाम इमरान खान था, बाकी सारे मौजूद थे।
अब ये कहते हैं कि जी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी थी तो आपको चाहिए था कि आप 3-4 महीने पहले एंगेज करते अपोजिशन को, बैठते हम आपको बताते कि ये मतलब है कि इसमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एक कमेटी बनाते। अगर हम आपके साथ ना बैठते तो फिर आप कहते। लेकिन आपने जब 14 मेंबर खरीदे चेयरमैन सेनेट के लिए, एतमाद के लिए, उस वक्त आप नाच रहे थे, गा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। उस वक्त तो आपने नहीं बताया कि आपने कौन से 14 मेंबर खरीदे। हमारे एक मेंबर था खानजादा खान, वो रिजाइन करके उसका बेटा भी जो है वो चला। कुंडी साहब, सवाल है कि वो जो अपोजिशन के 14 मेंबर थे जिन्होंने कि आपके उम्मीदवार को हासिल बदंजो मरहूम को वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? देखिए, खानजादा खान पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब ने पहले कहा था कि मेरा एक शख्स जो है मुझ पर उस पर शक है। खानजादा खान ने रिजाइन किया, उसने फौरन पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बेटे को जो इन्होंने सेनेटर बना दिया, वो रिटायर हो रहा है, हमारी पार्टी से चले गया। लेकिन ये बताए ना, ये तो बड़े इंसाफ वाले लोग हैं, इन्होंने जो 14 बंदे खरीदे थे, एक तो उसमें से जाहिर हो गया, वो 13 बंदे की क्यों नहीं लिस्ट देते? फिर अगर आप इतने संजीदा थे तो आप देखें, ये पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए अपना तरीकाकार होता है। हमने भी कानून साजी की है, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं। ये कहते हैं सेनेटर का वोट जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए हो, लेकिन चेयरमैन सेनेट हमने बनाना है, उसके लिए हमने हाउस रीडिंग करनी है, वो खुफिया बैलेट के जरिए हो, डिप्टी चेयरमैन खुफिया बैलेट के जरिए हो, स्पीकर खुफिया बैलेट। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। अगर आपने चेंज करना है तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आनी है, उस पर आपने सबको साथ लेके जाना है। हमने भी 18th अमेंडमेंट में 19th अमेंडमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल थे और कंसेंसस के साथ हमने डेवलप किया। ये लोग तो आके असम्बलियों में लड़ते हैं और कहते हैं ये पास भी करो, हम लड़ भी रहे हैं। अच्छा। फिर आप देखिए इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं आया, आपने पहले अपना एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए और उस इदारे को भी आप कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। बाकी इदारे तो आपने कंट्रोवर्शियल बना दिए, उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट का जो एक इंसाफ का इदारा है उसको भी आप कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। आज देखें, आज इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। जो लोग 120-25 दिन धरना दे रहे थे, उनसे आज एक दिन धरना बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तो एक कंटेनर दे रहे थे, आज जो शेलिंग और आंसू गैस और लाठी चार्ज और जो कुछ जुल्म ढाया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन पे, वो आपके सामने आप देख रहे हैं कि आज डी चौक पे क्या हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, तो ये कहते थे कि हम कंटेनर राजा साहब, अगर हमारे साथ वापस आ दे गए रहे थे। अगर आप चाय वाय पी लिया, राजा साहब चाय वाय पी लिया आपने अपनी? नहीं, मैं बिल्कुल बैठा हुआ था। अच्छा, फरमाइए। जी राजा साहब, ये बताइए कि ये जो मुतालबा किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने कि स्पीकर जो हैं असद कैसर साहब, जो कि 2018 में सूबाई असम्बली के स्पीकर थे, वो और परवेज खटक साहब दोनों इस्तीफा दें और उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये मुतालबा जायज़ है? मैं कह रहा हूँ कि ये मुतालबा बिल्कुल जायज है। देखिए, एक तो पहली बात है, स्पीकर हाउस के बीच में ये सारा मामला हो रहा है और कस्टोडियन जो है, स्पीकर जो है सूबाई असेंबली का, वो खुद वहां पे पैसे दिलवा रहे हैं, परवेज खटक साहब का नाम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप अपने लोगों को खुद पैसे दे रहे थे कि वो आपके बंदों को वोट दें या जिसको भी वोट दें, ये बात की बात है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक तो फौरी तौर पे स्पीकर साहब को स्टेप डाउन कर देना चाहिए जब तक कि ये इंक्वायरी ना हो, क्योंकि वो अभी कौमी असेंबली के स्पीकर है और सबसे बड़ा अदारा है कानून साजी का पाकिस्तान का। और इस अदारे की जो है, मैं समझता हूँ जो डेकोरम है, जो इसकी सोवरेनिटी है, उसके ऊपर ऐसे शख्स को नहीं बैठना चाहिए थोड़ी देर के लिए भी जिसके ऊपर इतना बड़ा पैसों की लेन देन का इल्जाम लग गया। दूसरी बात यह है कि जो आईनी तरमीम हुकूमत लेके आई है, उस आईनी तरमीम में एनआरओ भी दिया गया है। हमें ये कहते हैं कि हमसे ये लड़ाई करते हैं, ये बैठते नहीं है। भाई, हम इसलिए नहीं बैठते कि आपके कुछ मेंबरान ऐसे हैं जिनके मामलात हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप उनको रिलीफ देने के लिए भी ये एक अमेंडमेंट लेकर आ गए। आप अगर सेनेट तक रहते हैं तो सेनेट पे हम आपके साथ बैठ के बात करते, लेकिन अगर आप वाकई संजीदगी से ये करना चाहते तो आपको सिर्फ यही तरमीम नहीं करनी पड़नी थी 226 की, आपको उसके अलावा एक क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट लानी पड़ती कि अगर कोई बंदा पैसे लेता पकड़ा जाता और साबित हो जाता तो उसके ऊपर ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पूरी कौम का सबसे जो एक सवाल बड़ा अहम है इसमें कि देखें, अली नवाज जवान साहब, जो फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे खानजादा खान साहब, उनके बारे में पार्टी को पता था, उनसे इस्तीफा लिया गया और फिर उसके बाद उनके बेटे को आपने अपनी पार्टी का सेनेटर बना दिया, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो की आपने। अच्छा हामिद भाई, जो बात अभी मोहसिन शाह नवाज साहब ने की है कि परवेज खटक और स्पीकर असद कैसर के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई हैं, उसकी बेस पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मैं इनकी ये बात मान लूँ और हाई मॉरल ग्राउंड पे, सबसे पहले तो नवाज शरीफ को हटना चाहिए क्योंकि वो छांगा मांगा का इल्ज़ाम था। शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने काफ लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के 5 साल हुकूमत की है। जरदारी साहब को हट जाना चाहिए इसलिए कि उन्होंने कहा कि मेरा एक भी एमपीए नहीं था बलूचिस्तान में और मैंने गवर्नमेंट टॉपल कर दी। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, खुदारा हमें आगे जाने दें, या आप दोनों पार्टीज पाकिस्तान को आगे नहीं पीछे की तरफ धकेल रही हैं, और सिर्फ किस लिए?
अपने स्टेक की वजह से। मैं ये कह रहा हूं जो हो गया वो हो गया, आए आगे चलते हैं, हमने अपनी मंडियां नहीं लगवानी, हम बदनाम होते हैं। आए, आप कह रहे थे 2015 में कि कमेटीज बनाई हैं, आप 2006 में सीओडी में कह रहे थे कि हमने ओपन बैलेट के थ्रू करना है, तो आज क्या मसला हो गया? आप कहते हैं अभी पूछा नहीं है। 2.5 महीने से ये लेजिस्लेशन स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पड़ी हुई है, आपको कौमी असेंबली का फोरम दिया गया, आप समझते हैं कि उसमें ये चीज गलत है, उसमें आके तजवीज दें, हम आपके साथ बैठ जाते हैं। आप ये तजवीज दें कि इस दफा नहीं, अगले इलेक्शन से ये होना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि मैं देखिए, मैं अपनी चोरी छुपाने के लिए, हामिद भाई दूसरों पे इल्जाम लगाने, मैं अपनी देखिए 30-35 साल पुरानी जमाते हैं, अच्छा, और आज भी वही खड़ी हुई है। राजा साहब, अब आप क्योंकि स्काइप पे है ना, तो स्काइप पे आवाज जो है तो जरा दब जाती है। अब आप, इसका नुकसान है, आपको बोल लें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको स्पेस दूं। और शुक्र करें अभी आंसू गैस नहीं पहुंच गई वहां। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 1 घंटे बल्कि आधे घंटे के बीच में कायमा कमेटी ने वो बिल पास किया, और हम इनको उस पे एक दिन भी उस पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कोई उस पे डिस्कशन नहीं हुई, वो पेंडिंग होता रहा, और बाबर वान साहब एक दफा भी नहीं आए, और एक दिन में इन्होंने फौरी तौर पे कराया। और बात यह है कि उसके बीच में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ सेनेट इलेक्शन नहीं है, उसमें इनके कुछ मेंबरान के हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, उनको भी एनआरओ देने का मामला है, दोहरी शहरियत के। उनकी जो शहरियत की तारीख है उसको रिनाउंस होना था जिस दिन डेट ऑफ नॉमिनेशन फाइल होते हैं। अच्छा, एक वक्फा लेना जी, मैं वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। और इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर नारों की आवाज़ें हमें आ रही हैं। और आज जो तमाम दिन शेलिंग हुई, तो कुछ जो आंसू गैस के शेल हैं वो इस वक्त आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पास मौजूद हैं, और इस पे कुछ वार्निंग्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। एक वार्निंग ये है कि इस शेल्फ की जो लाइफ है वो है 4 साल, 4 years आफ्टर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, और उसमें लिखा हुआ है कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2016 है, तो 4 साल इसके जो है पिछले साल पूरे हो चुके हैं। और एक और मुख्तलिफ किस्म के शेल हैं, उस पर यह लिखा हुआ है जी कि डू नॉट फायर डायरेक्टली एट पर्सनस, इट मे कॉज सीरियस इंजरी और डेथ। लेकिन आज तो ये सीधे सीधे मारे थे। तो अली नवाज वान साहब, ये एक्सपायर्ड शेल हैं, ये इतने सारे शेल हैं। ये इस्लामाबाद पुलिस जो है जिसके इंचार्ज शेख रशीद साहब हैं, जो इस वक्त मुज़ाकरात भी करें, ये डायरेक्ट शेल मारते रहे हैं, और वो भी एक्सपायर्ड। और आपके भी चेहरे पे इस वक्त जलन हो रही होगी, मेरे भी चेहरे पे बड़ी जलन हो रही है अभी तक। तो मोहसिन नवाज जितने रांझा साहब को हो रही होगी, किसी को नहीं हो रही। बेचारे डर के मारे वो स्काइप पे बैठे हुए हैं, डर के। देखे ना, उन्होंने पूरा लॉन्ग मार्च लेके आना। चले, वो तो बात ठीक है कि वो स्काइप पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये बताएं कि आपने एक्सपायर्ड शेल क्यों मारे? आप मुझसे कोई रीजनिंग मांगेंगे, मैं बन जाऊंगा मोहसिन नवाज रांझा, मैं बन जाऊंगा स्पीकर जो हमारे एक्स रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि नहीं ये उधर हुआ था, ये गलत हुआ। मैं आपको पहले बैठ के ये कहा ये गलत हुआ नहीं। इसकी आप इस्लामाबाद के एमएनए हैं, आप इसकी कोई इंक्वायरी करवाएंगे कि एक्सपायर्ड शेल मारे आज इस्लामाबाद पुलिस ने? बिल्कुल इसके ऊपर आवाज और ये आप मुझसे ले लें। और हामिद भाई बिल्कुल, इस पे लिखा हुआ है कि ये एक्सपायर्ड है, ये लिखा हुआ है। भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इसकी कोई रीजनिंग नहीं है, कोई जवाज नहीं है। मैं कोई इसका ये आगे डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ कि ये ठीक हुआ। मैं पहले वर्ड जब से मैं आगे बैठा हूँ, मैंने कहा ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था, आगे चलना चाहिए। असल ये चीज़ है कि इनका जो इशू है, मेन इशू है, उसको फिल फॉर हम कोशिश कर रहे हैं हल हो। जो पहले भी एक दफ़ा हमने पूरी भरपूर कोशिश हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वो बैठ गए। इंशाल्लाह आज ही वो मसला ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें नॉर्मल। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि आप कानूनदान भी हैं, ये एक्सपायर्ड शेल मारे गए हैं, जो इसकी कानून में क्या सज़ा है? इस्लामाबाद पुलिस को या मुतलका वज़ीर साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? इनके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने डायरेक्ट नहीं मारने, इस पर लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ना मारे, सीरियस इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, और ये एक्सपायर्ड भी हैं। सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। बिल्कुल जी, इस पर फिर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का पर्चा होता है सीधा वजीर साहब के ऊपर। अल्लाह ना करे किसी का मर्डर हो, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन कानून क्या कहता है? अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, जब शेल सीधे मार रहे हैं हामिद साहब, तो अटेम्प्ट तो कर रहे हैं। उस पे लिखा हुआ है कि आपने डायरेक्ट नहीं मारना है, जिस तरह आपने फरमाया कि डायरेक्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, अली नवाज। नाजरीन, एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए हैं आज इस्लामाबाद पुलिस ने, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी किसने करवानी है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। जब वो अपोजिशन में थे तो उनके साथ भी ऐसा ही होता था। अब वो वज़ीर आज़म है, वो भी यही कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है, ये जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जवाब दें।